Good day, girls. Welcome to third year home science. This year you have to study about food and nutrition as your first paper. खाद्य और पोषण या फूड और न्यूट्रिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आपको पता है। एक है खाद्य और एक है पोषण। खाद्य या भोजन या भोज्य पदार्थ हम किसे कहते हैं, हमारा ये जानना जरूरी है। साथ ही पोषण से ये किस प्रकार से अलग है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जब हम भोजन और पोषण की बात करेंगे तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में या कुछ हमको शब्दावली है जो कि हमें बार बार काम में आएगी, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है या उनकी परिभाषाएं हमारे लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला आता है खाद्य या भोजन या भोज्य। तो प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से प्राप्त वो पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं और जिनको हमारा शरीर ग्रहण करता है, भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जो भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर किसी न किसी रूप में कार्य करते हैं। कुछ हमको पौष्टिक तत्व हमको उपलब्ध कराते हैं, कुछ हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन किसी भी जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उनको हम भोजन या भोज्य पदार्थ या खाद्य कहते हैं। भोजन से तात्पर्य उन सभी पदार्थों से है जो हम खाते या पीते हैं और जिनसे हमारा शरीर बनता पनपता है और सुडौल और सुगठित होता है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो मनुष्य द्वारा खाने योग्य हैं और जिनको आसानी से पचाया जा सकता है और जो हमारे शरीर को पोषित करता है, भोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो ठोस या तरल पदार्थ जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए और सुरक्षा और प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर या इस परिभाषा के अंदर हमने सब भोजन के कार्यों का भी एक संक्षिप्त विवरण इसमें दे दिया है कि भोजन हमको किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है। तो ये तो हमारा था भोजन या फूड। अब दूसरी टर्म है हमारी इसमें न्यूट्रिशन या पोषण। यही भोजन जो हम खाते हैं, जो हमारा शरीर ग्रहण करता है, ये शरीर में जाकर जो कार्य करता है या हमारे शरीर को पोषित करता है या शरीर में जाकर के पचता है और हमारे शरीर का किसी न किसी रूप में अंग बन जाता है, इसको हम पोषण कहते हैं। तो आहार के पोषण, पाचन और शोषण संग्रहण के बाद शरीर में उसका उपयोग सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है और यही प्रक्रिया पोषण कहलाती है। जिन जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के कार्यों, वृद्धि और तत्वों के पुनर्निर्माण और भरण पोषण के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है, इसको हम पोषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में भोजन का मुंह से प्रवेश और उसके बाद की क्रियाओं के अध्ययन को हम पोषण कहते हैं। या हमने जो भोजन खाया उसके बाद में शरीर में उसका जो भी उपयोग हुआ, जिस प्रकार से भी उपयोग हुआ और हमारा शरीर जिससे पोषित हुआ, उसको हमने पोषण शब्द कहा। एक खाद्य विज्ञानी हुए हैं टर्नर, उनके अनुसार पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण और उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं और शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करते हैं। राइट। इसके बाद में एक और डेफिनेशन है, इसकी एक और परिभाषा है जो कि रॉबिन्सन नाम के खाद्य वैज्ञानिक ने दी। वो भी बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनका कहना है कि पोषण वह विज्ञान है जिसमें भोजन, पोषक तत्व और उसमें उपस्थित अन्य पदार्थों, उनकी क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं और आपसी संतुलन का स्वास्थ्य एवं बीमारी से संबंध होता है। वह प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, परिवहन होता है तथा जीव इन पोषण तत्वों का उपयोग करके उनके अंतिम उत्पाद का निष्कासन करता है। इसके अतिरिक्त पोषण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। ठीक है, तो ये है हमारा पोषक या पोषण। अब जो हमने भोजन किया और दूसरे हमने कहा उसका पोषण हुआ, तो ये पोषण कौन करता है? ये जो हमारी एक तीसरी टर्म आती है जिसको हम बार बार हम काम में भी लेंगे और आप अभी तक भी काम में लेते हैं, वो है पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। तो भोजन में उपस्थित वे पदार्थ जिनकी शरीर में उचित मात्रा में आपूर्ति होती रहनी चाहिए, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। जो मुख्य पोषक तत्व हैं वह आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स। यहाँ पर जो
डिटेल में आपको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मुख्य जो पोषक तत्व है ये 5 है। इनके अतिरिक्त भी 2 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि हमें पोषण तो नहीं देते, लेकिन जितने भी पोषक तत्व हैं उनका उपयोग करने के लिए इन की आवश्यकता रहती है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर जल, वाटर, जिसमें सभी पदार्थ घुल करके हमारे शरीर के अंदर अपना कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। और शरीर की सारी जो पाचन क्रिया है, क्योंकि हम भोजन और पोषण की बात कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा पाचन से संबंधित है, पाचन तंत्र से संबंधित है। तो पाचन तंत्र को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए जो एक तत्व की आवश्यकता हमको होती है भोजन के दौरान, वो है आपका फाइबर या रेशा। इसकी भी हमको उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में इसका होना हमारे आहार में जरूरी है, अन्यथा वो भोजन आगे सरकता नहीं है और हमारा जो मल निष्कासन की क्रिया वो बाधित हो सकती है। तो पोषक तत्वों के बारे में जब हम यहाँ बात करें तो भोजन में उपस्थित वे तत्व जो शरीर में पहुंचकर विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को सही रूप से क्रियान्वित करने में सहायक होते हैं, जैसे शारीरिक वृद्धि, शरीर की टूट फूट आदि, इनको हम पोषक तत्व कहते हैं। इसी प्रकार पोषक तत्व वे रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर की क्रियाओं के लिए और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हमारी 3 टर्म्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। भोजन आपको पता है, पोषण आपको पता है और पोषक तत्व आपको पता है। इन सब का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं ये हमारे लिए अगेन जानना जरूरी है। तो वो हमारा जो जिस शाखा के तहत या जिस विषय के तहत हम इनका अध्ययन करते हैं वो हमारा कहलाता है डाइटेटिक्स या आहारिकी, और इसी को हम पथ्यापथ्य भी कहते हैं। तो डाइटेटिक्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डाइटिशियन हमको बनना होता है न्यूट्रिशन की एडवांस स्टडीज़ के बाद में। तो डाइटिशियन का क्या कार्य होता है कि वो सामान्य लोगों का और जो कुछ विशेष जन हैं उनका, जो किसी विशेष शारीरिक व्याधि से या शारीरिक अवस्थाओं से ग्रसित हैं उनके लिए, और कुछ रोगियों के लिए भी, उनके लिए जो हम आहार का नियोजन करते हैं और जिस शाखा के तहत करते हैं वो हमारा डाइटेटिक्स या पथ्यापथ्य कहलाता है। टर्नर जो खाद्य विज्ञानी हुए हैं उन्हीं की एक परिभाषा है कि डाइटेटिक्स का अर्थ पोषण विज्ञान के सिद्धांतों और प्रबंध के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यक्ति या समूहों को उनके विभिन्न आर्थिक स्तर और स्वास्थ्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खिलाने की कला और विज्ञान का मिश्रण होता है। और एक दूसरी डेफिनेशन है जिसमें है कि पथ्यापथ्य या आहारिकी कला और विज्ञान का एक समन्वयात्मक रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह को पोषण और आहार व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न आर्थिक और शारीरिक स्थितियों के अनुसार भोजन दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका आहारिकी या डाइटेटिक्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको बार बार आपको उपयोग में लेनी भी होगी, और इसका आपको बेसिक आपको नॉलेज होनी जरूरी है। और आप पढ़ते भी आए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो खाद्य और पोषण है उसके अंदर हमें किन टर्म्स से बार बार होकर गुजरना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग आता है कि वो है भोजन के कार्य। तो जैसे हमने एक डेफिनेशन देखी थी उसी के अंदर आपने देखा था कि भोजन का सबसे मुख्य कार्य क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि भोजन के कार्यों को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है इसका शारीरिक कार्य। ठीक है, शारीरिक कार्य यानी जो आपके शरीर से संबंधित है या शरीर की विभिन्न अवस्थाओं से विकास से संबंधित है, वो आपके शारीरिक कार्य कहलाते हैं। इसको भी हम वापस 3 भागों में बांटते हैं या 3 प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहला है आपका निर्माणात्मक कार्य। निर्माणात्मक कार्य होते हैं जिसके अंदर कि शरीर का निर्माण होता है। तो भोजन में जो आपके पोषक तत्वों के रूप में प्रोटीन है वो आपका निर्माण का कार्य करता है, वृद्धि और विकास का कार्य करता है। निर्माणात्मक कार्य यानी वृद्धि और विकास का। तो भोजन में उपस्थित प्रोटीन इस कार्य को संपूर्ण करता है। राइट। दूसरा कार्य है इसका ऊर्जा देने का या शक्ति देने का। तो भोजन में उपस्थित जो अन्य पोषक तत्व है, प्रोटीन का तो कार्य हो गया निर्माणात्मक कार्य, तो ऊर्जा देने का कार्य किसका है? वसा और कार्बोहाइड्रेट या वसा और शर्करा का, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम का उपभोग करने पर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से वसा के 1 ग्राम का उपयोग करने पर हमको 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो दूसरा जो कार्य क्या हो गया हमारा मुख्य, ऊर्जा देने का या शक्ति प्रदान करने का शरीर को।
जो तीसरा मुख्य कार्य है वो है आपका नियमन का और टूट फूट की मरम्मत। तो जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं और जितनी भी टूट फूट होती है कोशिकाओं के भीतर, उनका पुनर्निर्माण का कार्य करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और वो पोषक तत्व यहाँ पर जो ये भूमिका निभाते हैं वो है हमारे शरीर में उपस्थित खनिज, लवण और वाइटामिन्स। वाइटामिन्स में आप जानते हैं एक आपके होते हैं वसा में घुलनशील A, D, E, K, और जल में घुलनशील जो वाइटामिन्स हैं वो है आपका C और B। बी जो है वो काफ़ी उसमें बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, तो वो बी समूह कहलाता है। तो विटामिन बी समूह के जो वाइटामिन्स हैं वो, और विटामिन सी ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं। तो ये हमारे शरीर में रेगुलेशन का और टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। तो ये तो है आपका शारीरिक कार्य। दूसरा जो भोजन का इम्पोर्टेंट कार्य है वो है आपका सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य के अंदर जैसे आप जानना चाहेंगे कि सामाजिक कार्य क्या हो सकता है भोजन का, तो हम जैसे कोई भी हमको अगर सेरेमनी सेलिब्रेट करनी है या कोई भी हमको अवसर हमारा होता है, और हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी हम लोगों को कैसे एंटरटेन करते हैं, भोजन के द्वारा। जन्म के समय भी हम भोजन का आयोजन करते हैं, भोज का आयोजन करते हैं, और मृत्यु भोज भी हमारे इसमें होता है। और इन दोनों अवस्थाओं के बीच में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी आती है। हर जन्म दिवस पर, कोई पार्टी में, शादी में, मुंडन में, हर उसके ऊपर हम भोजन के द्वारा ही इस भोजन का ही कार्य है कि जिसके द्वारा हम लोगों को अपने समीप पाते हैं और समीप हमारे संबंध उनसे प्रगाढ़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे है इसके सामाजिक कार्य। जो तीसरा है वो इसका है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य का अर्थ है कि भोजन का सीधा सीधा संबंध हमारे मनोविज्ञान पर भी पड़ता है, हमारी संवेदनाओं के साथ भी इसका होता है। जैसे यदि हमारे परिणाम बहुत अच्छा आता है, एग्ज़ाम का, परीक्षा का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हमारी मम्मी क्या कहती है कि भाई आज प्रसाद चढ़ाओ, भगवान के प्रसाद चढ़ाओ, या कुछ मीठा बना लो, या कुछ मीठा हो जाए, और हम सब में मिठाई बांटने की बात करते हैं। तो यानी आप खुशी सेलिब्रेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, भोजन का उपयोग कर रहे हैं। इसी के विपरीत यदि आप माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं या उनका कहना नहीं मानते हैं, तो वो क्या करते हैं, सजा के तौर पर भी आपका भोजन का उपयोग करते हैं कि इसका खाना पीना बंद कर दिया जाए। तो भोजन को ही हम यहाँ पर सजा के रूप में, और भोजन को ही हम यहाँ पर पारितोषिक के रूप में या इनाम के तौर पर भी हम भोजन का ही उपयोग करते हैं। तो ये भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं। इसी प्रकार से कभी भी जैसे हमारा को शौक लगता है या कोई हमको कोई ऐसी आघात पहुंचाने वाली जब खबर मिलती है, तो भी हमारा भोजन पानी उसमें छूट जाता है, और वही खुशी की खबर में हमारी भोजन ग्रहण करने की जो इच्छा है और जो हमारे जो मात्रा है वो आपकी उसमें डबल हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, हम कह सकते हैं। तो भोजन को हम इस तरह से तीनों उसके अंदर वो जो इसके तीन मुख्य कार्य हैं। तो ये तो है आपके कार्यों के अनुसार, उसके फंक्शन के अनुसार है। एक है पेरिशेबिलिटी। क्या पेरिशेबिलिटी बोलते हैं, हम उसकी नश्वरता के आधार पर भी हम भोजन का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो नश्वरता के आधार पर हम भोजन को कितने प्रकार में, 3 प्रकार में हम बांट सकते हैं। एक तो शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ, जिनको हम नश्वरीय पदार्थ कहते हैं, जिनकी जो पेरिशेबल या उसकी लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन हम उसको रख सकते हैं। जैसे है दूध आदि जो है दूध से बने पदार्थ हैं, इनको हम को विदिन 24 आवर्स हमको उसको यूज़ करना होता है, अन्यथा वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी पेरिशेबिलिटी बहुत कम होती है। इसके अलावा होते हैं कुछ अर्धनश्वर पदार्थ। अर्धनश्वर पदार्थ हम कहते हैं जो कि कुछ समय तक, कुछ दिन से कुछ 15 दिन तक ऐसे आप उनको रख सकते हैं। जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, इनको हम कुछ समय तक इसमें रख सकते हैं, तो वो आपके अर्धनश्वरी पदार्थ कहलाते हैं। इसके अलावा जो अनश्वर पदार्थ हम जिनको कह सकते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, वो होते हैं हमारे जिसमें अनाज आपके हो गए, आपके आलू हो गए, प्याज हो गया, जिनको हम लंबे समय तक उनको हम रख सकते हैं। खाद्य तेल हो गए आपके, वो सारे पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार के धान हैं, दालें हैं, अनाज हैं, इन सबको हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं अनश्वरी पदार्थ, या जिनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। और इनको रखने का जो समय अवधि वो किस पर निर्भर करती है, उनमें उपस्थित जल की मात्रा के ऊपर। तो यहाँ आपको ये जानना आवश्यक है कि कितना भी सूखा पदार्थ हो, यानी कि जो हम अनाज आदि का भी प्रयोग करते हैं, उनके अंदर भी जल की कम से कम 10% मात्रा उपस्थित होती है।
तो जिसकी वजह से यदि आप उनका बहुत सार संभाल नहीं करते, उनमें कई बार फंगस लग जाती है या कीड़े लग जाते हैं, नमी पा करके उसमें वो खराब हो जाते हैं। तो हर भोज्य पदार्थ के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में नमी उपस्थित होती है, और ये मात्रा जैसे फल और सब्जियों के अंदर ये मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। 80 से 90% उसके अंदर जल उसमें पाया जाता है। जो अर्धनश्वर पदार्थ है उसमें 50 to 60% तक उसमें जल उपस्थित रहता है। तो नश्वरता के आधार पर हम उसको इस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार पोषक तत्वों के आधार पर भी आप भोजन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कितने प्रकार के, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें प्रोटीन युक्त पदार्थों की, तो जितने भी दूध और दूध से बने पदार्थ हैं, जो मांसाहारी पदार्थ हैं, जो दालें हैं, जो बीन्स हैं, इनके अंदर प्रोटीन की अच्छी मात्रा आपको मिल जाती है। दूसरा जो आपका इसके अंदर पोषक तत्व है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो जिसके अंदर भी स्टार्च की मात्रा, शर्करा की मात्रा अधिक होती है वो आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और जिसमें सबसे मुख्य है आपका अनाज, और जो हमारे भोजन का मुख्य भाग भी बनता है। तो प्रदेश के अनुसार इसमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जो बाजरा खाया जाता है, मक्का खाया जाता है, गेहूँ खाया जाता है। यदि हम साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पर चावल का उपयोग अधिक किया जाता है। तो जितने भी क्षेत्र वाइज है, इसके अलावा भी बहुत सारे अनाज है, चावल, गेहूँ, मक्का, रागी, बाजरा, जौ, ज्वार, तो ये सारे जो हैं इनसे हमको अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्राप्त होती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है वो है शर्करा में। मीठे पदार्थों के अंदर भी हमको कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। शक्कर और गुड़ और शहद इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा भी अन्य भोज्य पदार्थ है जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक है। साबूदाना हो गया आपका, सूजी हो गई, या गेहूँ से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उसके अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट उसमें मिल जाता है। दालों के अंदर भी कुछ मात्रा में उपस्थित होता है, लेकिन बहुत उत्तम सोर्स हम उसको उसमें नहीं कह सकते, उत्तम स्रोत उसके नहीं है, लेकिन मध्यम स्रोत के रूप में हम दालों को भी आपको उसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी जड़ वाली सब्जियां हैं, जैसे आपका आलू है, जमीकंद है, शकरकंद है, रतालू है, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अच्छी आपको प्राप्त हो सकती है। जो तीसरा मुख्य जो पोषक तत्व है जिसके आधार पर हम भोजन का वर्गीकरण करते हैं वो है आपका वसा। तो जितने भी चिकनाई युक्त पदार्थ हैं, चाहे वो तेल है, घी है, मक्खन है, इसके अलावा पनीर है, इन सब के अंदर आपको बहुत अच्छी मात्रा में वसा मिल जाती है। मांसाहारी पदार्थों का उपभोग करने पर भी हमको बहुत अच्छी मात्रा में उनसे वसा प्राप्त होती है। कुछ वसा हमको दृष्टीय रूप में प्राप्त होती है, कुछ आपको अदृष्टीय रूप में प्राप्त होती है। तो इन दोनों को जो वसा है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है जिसका आधार पर हम भोजन का वर्गीकरण कर सकते हैं वो है आपका विटामिन्स। तो विटामिन ए, डी, ई, के, क्योंकि ये वसा में घुलनशील है तो निश्चित रूप से जो वसीय पदार्थ है उनके अंदर इनकी मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी। तो मांसाहारी जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर हमको ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और जो बी और सी है, विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो उसका सबसे अच्छा स्रोत, इवन विटामिन ए का भी जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आपके फल और सब्जियां, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो सबसे ज़्यादा पोषक होती हैं और इनमें बहुत मात्रा में आपको विटामिन्स इसमें मिलते हैं। विटामिन ए भी इसमें मिलता है, विटामिन सी भी इसमें मिलता है, तो वो आपको बहुत अच्छी मात्रा के अंदर इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो आपके विटामिन B1 और B2 हैं, जैसे थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, इनके लिए आप कुछ अनाज का हम प्रयोग करते हैं, उसमें भी आपको ये काफ़ी अच्छी मात्रा में ये मिल जाता है। तो जो खनिज लवण है, खनिज लवण के लिए भी हम अगेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रयोग करते हैं। तो विटामिन और मोटे मोटे तौर पे यदि आप देखना चाहेंगे तो हमको प्रोटीन के लिए जानता पदार्थों का प्रयोग, और दूध और दूध से बने पदार्थ उसके अंदर जानता पदार्थ तो नहीं आ गया। इसके अलावा जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बीन्स और दालों का प्रयोग हम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाजों का प्रयोग हम कर सकते हैं। विटामिन और मिनरल्स का सबसे मुख्य स्रोत तो है आपका फल और सब्जियां। इसके अतिरिक्त इसमें जो चावल के अंदर है, चावल की भूसी के अंदर है, छिलकों के अंदर है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे विटामिन बी उसमें पाया जाता है। कुछ हमारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसके माध्यम से इनकी मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका है भोजन के वर्गीकरण, आपके पोषक तत्वों के आधार पर और उनके कार्यों के आधार पर और उनकी नश्वरता के आधार पर। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।